नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे वो आपका आने वाला पेपर 1 का एग्जाम हो, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम हो, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री ब्रिज बिहारी लाल बुटेल फॉर्मर स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा रिप्रेजेंटेटिव। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे श्री ब्रिज बिहारी लाल बुटेल। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो था वो कौन सा था, किस निर्वाचन क्षेत्र का ये प्रतिनिधि जो था वो करते थे। तो अगर हम बात करते हैं श्री ब्रिज बिहारी लाल बुटेल की, तो ये पालमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो था वो रिप्रेजेंट करते थे। पालमपुर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। श्री ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी की बात हो रही है, तो ये हिमाचल के स्पीकर रह चुके हैं। अब ये कौन से ईयर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर बने थे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये स्पीकर बने थे और ये जो था वो 2018 में जो था स्पीकर की पोस्ट से जो है वो रिटायर होते हैं। मतलब जो 2013 के इलेक्शन हुए थे, 2013 में इनको स्पीकर बनाया जाता है। 2013 से लेकर 2018 तक इनका कार्यकाल जो है वो रहता है। कहाँ से? पालमपुर। वैसे ये विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनकर आते हैं। फिर अब क्या स्टेटस है वहाँ का पालमपुर का? तो पालमपुर में अगर हम बात करते हैं तो अभी इनके बेटे हैं जिनका नाम आशीष बुटेल है। आशीष बुटेल जो है वो अभी वहाँ से एमएलए हैं और एमएलए हैं आशीष बुटेल। आशीष बुटेल जो है वो पालमपुर से ही चुने गए हैं और 2018 से जो है ये चुने गए हैं। अभी जो है ये सीपीएस यानी कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में जो था वो हिमाचल प्रदेश सरकार की जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है उसमें जो है वो सीपीएस हैं ये। तो इतना आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। हम बात करते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर जो था वो कौन बने थे। पहले स्पीकर जयवंत राम जो था वो बने थे। जब 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और 1952 में पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो स्पीकर भी बनाए जाते हैं और जयवंत राम को पहला जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का स्पीकर जो था वो बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं स्पीकर की, तो कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो स्पीकर हैं। जो 2023 में इलेक्शन हुए थे, 2023 से लेकर अब तक जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया ही जो है वो स्पीकर हैं। कुलदीप सिंह पठानिया की बात करते हैं तो ये जो है वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से जो है वो आते हैं? कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो आते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा की कौन सी? भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो ये आते हैं। तो इतना आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए स्पीकर्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेरा जोगी पांगा। तो बोलते हैं डेरा जोगी पांगा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं डेरा जोगी की, तो नाम से पता चल गया होगा कि कहाँ पर ये ऊना में जो है वो स्थित है। ऊना ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब मैंने ये कहा कि आपको डेरा जोगी पांगा नाम सुनकर पता चल गया होगा कि ये ऊना में है, क्यों पता चला होगा आपको ये? क्योंकि जो है वो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले पढ़े, जैसे कि डेरा बाबा रुद्रू हमने पढ़ रखा है, ये भी कहाँ पर है? ऊना में ही है। डेरा बाबा भड़वाक सिंह हमने पढ़ रखा है, ये भी जो है वो ऊना में ही है। ऊना में ही जो है वो माता चिंतपूर्णी का मंदिर भी जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही जो है वो एक शिव बाड़ी भी आती है और डिस्ट्रिक्ट ऊना के गगरेट साइड जो है वो आती है। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो अलग अलग तरह के फेयर फेस्टिवल भी जो है वो मनाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना की अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना जो है वो पहले हिमाचल में नहीं होता था। ये कहाँ पर होता था? ये पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का भाग जो था वो होता था। उसके बाद ये कांगड़ा में मिलाया गया। कांगड़ा में मिलाए जाने के बाद जो था वो 1972 को इसको जो था वो भाग बनाया गया हिमाचल प्रदेश का एक अलग से, और अलग से ये एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है कांगड़ा से भी अलग अलग होकर। तो कांगड़ा का ये जो है वो कांगड़ा से अलग हुआ 1972 में और एक अलग से जो था वो डिस्ट्रिक्ट उस टाइम जो था वो बन गया था। वैसे जो जसवां रियासत हम देखते थे पुराने टाइम में, जसवां एक रियासत हुआ करती थी। जसवां रियासत जो था वो पूरब चंद के द्वारा स्थापित की गई थी। लगभग 1170 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो ऊना शहर है वो लगभग जसवां रियासत के आसपास ही का जो है वो शहर है ये सारा। तो जसवां रियासत का आपने पढ़ रखा है, पूरब चंद के द्वारा उसकी स्थापना 1170 में की गई थी। ऊना के बारे में आपने जान लिया। इसके जो है वो आपने मुख्य रूप से इस तरह से डेरा जोगी पंगा हो गया, डेरा बाबा रुद्रू हो गया, डेरा बाबा भड़वाक सिंह हो गया, इन सभी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस के बारे में आपने जान लिया। चिंतपूर्णी माता के मंदिर के बारे में जान लिया। इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। हाँ, ऊना की जब बात हो ही रही है ना, तो ऊना में एक हरोली विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। वहाँ से प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो हरोली जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो है वो चुनकर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं व्हेन डिड राणा ऑफ कियोंथल है, ये कियोंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा। तो बोलते हैं कि कियोंथल के जो राणा थे उनके द्वारा
कब जो था वो उनको राजा का टाइटल जो था वो दिया गया। अगर हम क्योंथल प्रिंसली स्टेट की अब बात करते हैं यहाँ पर, तो क्योंथल भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट था और क्योंथल प्रिंसली स्टेट के जो राणा थे उनको राजा की उपाधि भी दी गई। तो ये लगभग 1857-1858 की जो था वो बात रही थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर क्योंथल की बात हो रही है तो क्योंथल की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। क्योंथल की बात करें तो क्योंथल की स्थापना जो था वो राजा गिरिसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। गिरिसेन का नाम आपने ध्यान रखना है, इन्होंने क्योंथल की स्थापना जो था वो की गई थी। गोरखाओं के आक्रमण से पहले जो था वो क्योंथल लगभग 18 ठकुराइयों के ऊपर जो था वो अपना राज जो था वो करता था, परंतु जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया क्योंथल पर लगभग 1809 के आसपास, तो क्योंथल के राणा हुआ करते थे वो यहाँ से भाग गए। राणा का नाम राणा रघुनाथ सिंह था। राणा रघुनाथ सिंह यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर सुकेत में जाकर शरण लेते हैं और वहाँ पर ही वो मर भी जाते हैं। जब 1815 में संगौली की संधि हो जाती है, तो संगौली की संधि के बाद जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो क्योंथल की सनद थी वो संसार सेन को दी गई और बाद में चलकर संसार सेन को ही जो था वो राजा की उपाधि भी जो था वो मिली थी। और फिर बाद में चलकर यहाँ के एक राजा हुए जिनका नाम राजा बलबीर सेन था। बलबीर सेन के द्वारा जो था वो कहते हैं कि 1884 के आसपास जो सुमटी का क्षेत्र था, सुमटी का क्षेत्र ब्रिटिश सरकार को जो था वो दे दिया गया था और इस तरह से क्योंथल चलता रहा। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल की स्थापना होती है तो क्योंथल को जो है वो महासू में मिला दिया जाता है और महासू का ये भाग जो था वो बन गया था। महासू उन 4 जिलों में से एक था जो हिमाचल में उस टाइम हुआ करते थे। हिमाचल में एक महासू जिला होता था, महासू के अलावा एक सिरमौर जिला होता था, मंडी जिला होता था, चंबा जिला होता था, तो महासू भी एक जिला था उनमें से। आगे बोलते हैं विच राजा ऑफ कांगड़ा रिफ्यूज्ड टू मैरी हिज सिस्टर टू द सन ऑफ ध्यान सिंह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो वो कांगड़ा के ये कौन से राजा थे जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के प्रधान, जिनका नाम मंत्री ध्यान सिंह था, उनके बेटे से अपनी बहन का विवाह करने से इनकार कर दिया था। तो ये कांगड़ा के राजा हुआ करते थे अनिरुद्ध चंद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ क्या होता, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अनिरुद्ध चंद जो था वो कांगड़ा के राजा होते थे और महाराजा रणजीत सिंह उस टाइम जो था वो रूल करते थे। महाराजा रणजीत सिंह पावरफुल बहुत थे। उनके एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम ध्यान सिंह का ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह का पुत्र था जिसका नाम था हीरा सिंह। अब हीरा सिंह और हीरा सिंह जो कि ध्यान सिंह का पुत्र था, उसने प्रपोजल भेज दिया कि जो कांगड़ा का राजा है अनिरुद्ध चंद, उसकी बेटी की शादी जो है वो उसकी बहन की शादी, कहीं पर बेटी भी लिखा गया है, कहीं पर बहन भी लिखा गया है, उसकी बहन बेटी की शादी जो भी था बोलते हैं कि करवा दी जाए हीरा सिंह के साथ। अब अनिरुद्ध सिंह प्रेशर में आकर जो है वो क्या करता है, वो बोल देता है कि चलो ठीक है हम शादी जो है वो करवा देंगे, परंतु असल में उसको क्या होता है, उसको वो मंजूर नहीं होती, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी थी कि वो लगता था अनिरुद्ध चंद को कि वो उनके लेवल का नहीं है, तो इसलिए वो नहीं करवाना चाहता था। अब अनिरुद्ध चंद ना डिले करता रहा, धीरे धीरे अब 1 साल बीत गया। वैसे ही अब महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह ने इस मैटर को जो था वो जल्दी करवाना चाहा कि शादी चाहे फोर्सफुली ही करवानी पड़े परंतु हम करवा देंगे। अब ये बात जो था वो अनिरुद्ध चंद को पहले ही पता चल गई कि महाराजा रणजीत सिंह तो ऐसे आ रहे हैं करके और वो शादी जल्दी करवा देंगे। तो अनिरुद्ध चंद ने क्या किया, अपनी दोनों बहनों को लेकर जो था वो भाग गए और सतलुज नदी क्रॉस कर दूसरी तरफ जो था वो चले गए। सतलुज नदी क्रॉस कर वो चले गए, वहाँ पर रहते थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स के वहाँ चले गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने शरण ले ली। और दूसरी ओर जब महाराजा रणजीत सिंह वहाँ पर आकर पहुँचते हैं कांगड़ा में आकर, तो कांगड़ा में आकर वो देखते हैं कि अनिरुद्ध चंद तो भाग गया है अपनी बहनों के साथ और गद्दी पर जो है वो फतेह चंद बैठा है। फतेह चंद जो था वो संसार चंद का ही छोटा भाई हुआ करता था और उसने फतेह चंद ने क्या किया, अपनी जो ग्रांड डॉटर होती थी उनकी शादी जो था वो हीरा सिंह के साथ, जो कि ध्यान सिंह का पुत्र था, उसके साथ करवाने की बात कह दी और शादी करवा दी गई। और वहाँ पर दूसरी ओर अनिरुद्ध चंद हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी बहनों के साथ जो है वो टिहरी गढ़वाल में जाकर बस जाता है। टिहरी गढ़वाल में जाकर वो अपनी बहनों की शादी जो है वो वहाँ के महाराजा राजा के साथ जो है वो करवा देता है। तो इस तरह से पूरी बात जो था वो हुई थी। ठीक है, इस तरह के सिनेरियो जो था वो उस टाइम होते रहते थे। हमें देखने को मिला था कि संसार चंद जो था वो उससे पहले राजा हुआ करते थे। संसार चंद की मृत्यु 1824 के आसपास हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कब संसार चंद का देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं झांकी आर द फोक ड्रामाज ऑफ किन्नौर, कि झांकी जो है वो फेमस फोक ड्रामा है कहाँ का, किन्नौर का। बांठड़ा इज द फोक ड्रामा ऑफ मंडी, कि बांठड़ा जो है वो मंडी का फोक ड्रामा है। आगे बोलते हैं मोहना इज द फेमस सॉन्ग ऑफ बिलासपुर, कि मोहना जो है वो फेमस सॉन्ग है बिलासपुर का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि झांकी एक ड्रामा तो है, फेमस ड्रामा है, परंतु ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का है क्या? नहीं, किन्नौर का ये नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो है वो आता है। कहाँ का आता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा का आता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये आता है। अब इसके बारे में आपको क्लियर होगा कि पहली स्टेटमेंट तो आपके पास यहाँ पर गलत दी गई थी।
डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही हमें झांकी देखने को मिलता है, हंतार ड्रामा देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें अलग अलग डांसेस जैसे कि झंझार डांस हो गया, यहाँ पर सिकरी डांस हो गया, नवाला डांस हो गया, जो कि मुख्य रूप से गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो सब देखने को मिलता है। नवाला जो है वो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड रहता है। आगे बोलते हैं बांधड़ा। बांधड़ा फेमस ड्रामा है, एक फोक ड्रामा है जो कि मंडी का जो है वो फोक ड्रामा है। कहाँ का? मंडी का है, बिल्कुल सही बात है। ये दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है। बांधड़ा तो मंडी का ही जो है वो आता है। ठीक है, बांधड़ा मंडी का आता है, ये क्लियर हो गया। मोहना दिया गया। मोहना भी एक फेमस फोक सॉन्ग है, ये बिलासपुर का फोक सॉन्ग है। मोहना भी एक सेक्रीफाइस स्टोरी के रूप में, एक गाने के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। और ये बिलासपुर का एक मोहन नाम का व्यक्ति हुआ करता था, उसने अपने भाई के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। अब उसने भाई के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, इसकी मेंटल स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं होती थी और असल में कोई वहाँ पर मर्डर वगैरह किया गया था, तो उसके भाई ने, मोहना के भाई ने किया था, परंतु फंसा दिया गया मोहना को। ये बोलकर फंसा दिया गया कि तुझे हम छुड़वा लेंगे, जल्दी से छुड़वा लेंगे, क्योंकि मोहना थोड़ा मेंटली भी वीक था। तो अब सभी ने यही उचित समझा कि भाई तो साथ देगा, परंतु फिर बाद में चलकर भाई ने भी साथ नहीं दिया था वहाँ पर। तब उसके ऊपर एक मोहना गाना जो है वो बना हुआ है। तो ये मोहना जो है फेमस फोक सॉन्ग है बिलासपुर का, ये भी सही बात है। हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन, दूसरी और तीसरी, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले यहाँ पर वही लिखा गया, झांकी यहाँ पर है चंबा का, बांधड़ा मंडी का, मोहना जो है वो यहाँ पर बिलासपुर का, यहाँ पर लिखा भी गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, परंतु देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, आने वाले हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अपकमिंग राज्य चयन आयोग के जैसे कि TGT, JBT, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, या फिर ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आप जो आने वाले एग्जाम्स हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिल सके और आप टाइमली जो है वो अपनी गलतियों को समझ सकें कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों के ऊपर काम कर सकें। और कम से कम पेपर से पहले 3-4 बार तो ये टेस्ट सीरीज रिवाइज होनी ही चाहिए। तो ये सही टाइम है इस टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने का, ज्वाइन करने का। नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप टाइमली रिवाइज भी कर सकें, टाइमली जो है वो आप अपनी कमियों को भी समझ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इन विच ईयर पीपल मूवमेंट टुक प्लेस इन बेजा एंड ठियोग स्टेट, या फिर ठकुराइन भी इनको बोलते थे, अगेंस्ट द मेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोलते हैं कि किस वर्ष बेजा और ठियोग है, ये ठियोग के लोगों का आंदोलन हुआ था, या फिर बोलते हैं ये कुप्रबंधन के खिलाफ जो था वो वहाँ पर हुआ था। तो ये आंदोलन जो था वो कौन से ईयर में जो था वो वहाँ पर हुआ था? ये आंदोलन 1898 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1898 में जो था ये बेजा और ठियोग में जो था वो एक आंदोलन हुआ था, और ये 1898 में हुआ था। 1898 में ये जो ठियोग और बेजा ठकुराएं हैं, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर लोगों के द्वारा ना जबरदस्ती काम करवाया जाता था, बेगार की प्रथा प्रचलित थी, लोगों का शोषण किया जाता था। शोषण उनका शारीरिक रूप से भी किया जाता था और उनका जो है वो आर्थिक रूप से भी शोषण किया जाता था। तो वहाँ से वो बहुत परेशान थे उस टाइम, तो इसलिए इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, ठियोग और बेजा के लोगों के द्वारा। और 1898 में वहाँ पर और भी बंदोबस्त चले हुए थे, उनके खिलाफ भी, उनमें जो गड़बड़ियाँ थी उनके खिलाफ भी आंदोलन किया गया, और वो आंदोलन काफ़ी फेमस जो है वो होता है, और उसी आंदोलन को बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। 1898 का आपने ये आंदोलन जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ से हम बात कर लेते हैं ठियोग ठकुराई की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ठियोग की अगर हम बात करें, ठियोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठियोग की स्थापना राजा जयेश चंद के द्वारा की गई थी। जयेश चंद कर इनको लिखा जाता है। तो ठियोग की स्थापना जयेश चंद के द्वारा लगभग 17वीं सेंचुरी में जो था वो की गई थी। एक क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर बेजा भी ठकुराई दी गई है। इस बेजा ठकुराई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा ढोल चंद हुआ करते थे एक, जिनके द्वारा कहा जाता है किसकी स्थापना की गई थी। बेजा कहते हैं कि बिलासपुर की भी जो था वो शाखा रही थी कुछ टाइम के लिए, और 1790 में जो था वो वहाँ से ये इंडिपेंडेंट हो गई थी, और बाद में चलकर ये अलग अलग रूप से जो है वो अलग अलग जगह पर जो था वो रहती है। ठीक है, तो इस तरह से इन ठकुराइयों का स्टेटस रहा, परंतु बाद में चलकर जब ब्रिटिशर्स आ गए ना, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन लोगों ने देखा, फिर लोग यूनाइट होने लगे, फिर लोग आंदोलन करने लगे, और एक रियासत को देखकर दूसरी रियासत, दूसरी को तीसरी देखकर, वैसे ही आंदोलन जो था वो हिमाचल में होते रहे, उनको एक अच्छी शेप जो था वो मिलती रही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड नरेंद्र मंडल अ डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी काउंसिल ऑफ रूलर ऑफ हिल स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बोलते हैं कि पहाड़ी राज्यों के शासकों की एक विचार विमर्श और सलाहकार परिषद नरेंद्र मंडल कब अस्तित्व में आई थी? तो ये नरेंद्र मंडल जो था वो 1921 में जो था वो अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1921 में जो था ये नरेंद्र मंडल जो था वो अस्तित्व में आया था, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है इसका सिंपल ट्रिक रहता है कि ऐसे ही जो है वो इसको पूछ लेंगे।
अब इस नरेंद्र मंडल की हम स्थापना के पीछे की बात समझते हैं। तो इसकी स्थापना कहते हैं कि किंग जॉर्ज 5 थे, उनके शाही फरमान से जो था वो की गई थी। स्थापना करने का पीछे का रीज़न ये था कि जो रियासतें ब्रिटिश सरकार के अधीन उस टाइम आती थी, जिन भी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करती थी, उन रियासतों के राजा, उन रियासतों के जो भी शासक बनाए गए थे, वो अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी आशाओं और अपनी आकांक्षाओं को लेकर ब्रिटिश सरकार के पास आ सकें और उनको प्रस्तुत कर सकें। और ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि उनके ऊपर कैसे न कैसे हम कंट्रोल रखें, उनके ऊपर प्रॉपर एक चेक रखें। तो वो पॉलिसी रही थी एक, और उस तरह का एक नरेंद्र मंडल बनाया गया था। 1921 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये जो है वो पहाड़ी राज्यों के शासकों की एक विचार विमर्श और सलाहकार परिषद के रूप में जो था वो अस्तित्व में आया था। अगर यहाँ से कुछ रिवाइज करना है तो यहाँ से हम हिमालयन रियासती प्रजामंडल की बात कर लेंगे, जिसकी स्थापना 1938 में की गई थी। हमारे पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल आता है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। उसी तरह हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो है वो अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रजामंडल बनाए गए थे, जैसे कि सिरमौर रियासती प्रजामंडल 1939 में बनाया गया था। कुनिहार में एक प्रजामंडल बनाया गया था, वो भी 1939 में ही बनाया गया था। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो जो था वो रहा था अलग अलग। ये तो चलो रिवाइज हो गया, परंतु जो क्वेश्चन था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया तो कभी गलत होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बोला गया है कि माउंटेन रेंजेस दी गई हैं, उनकी एल्टीट्यूड रेंज दी गई है। सबसे पहले बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ये जो है 6000 मीटर तक वेरी करते हैं, इनका एल्टीट्यूड इतना आता है। लेसर हिमालय बोलते हैं 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में जो है वो आते हैं। शिवालिक रेंज की बात की गई है कि ये 900 मीटर से लेकर जो है 1100 मीटर के बीच में जो है वो आती है। हम इन सब की बात जो है वो करेंगे कि इनका एल्टीट्यूड किस तरह से वेरी जो है वो करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर हिमालयन जो है वो दिया गया है। तो ये बात सही है कि ग्रेटर हिमालयन का जो एल्टीट्यूड है वो 6000 मीटर के आसपास ही जो है वो वेरी करता है। और ये वही ग्रेटर हिमालय है जहाँ पर हमें हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिला पीक देखने को मिलती है, हमें रियो पार्गिल पीक देखने को मिलती है, झांसकर में हमें ये सब चीज़ें देखने को जो है वो मिल जाएंगी। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर लेसर हिमालय भी जो है वो दिया गया है। लेसर हिमालय की बात करते हैं तो 3700 से 4500 मीटर के बीच में इसका एल्टीट्यूड दिया गया है। ये भी सही बात है। कहीं पर 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में इसका एल्टीट्यूड जो है वो बताया गया है। अब इसमें हमें धौलाधार, पीर पंजाल ये सब देखने को क्षेत्र मिल जाएंगे। धौलाधार की भी मैं बात करूं तो धौलाधार को जो है वो व्हाइट पीक भी बोलते हैं, इसको जो है वो मौलाक पर्वत के बाद नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो धौलाधार भी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक की हम बात कर लेते हैं। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक भी जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवालिक जोन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसका एल्टीट्यूड जो है वो 900 मीटर से क्या 1500 मीटर के बीच में वेरी करता है। बिल्कुल सही बात है, 900 मीटर से 1500 मीटर के बीच में ही इसका एल्टीट्यूड वेरी करता है। परंतु कहीं पर इसका एल्टीट्यूड जो है वो 350 मीटर से लेकर जो है वो 1500 मीटर के बीच में जो है वो बताया गया है। ठीक है, 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में बताया गया है, परंतु एल्टीट्यूड बिल्कुल सही दिए गए हैं। ये भी हमारे पास सही है। यहाँ पर हमारे पास ऑल ऑफ दी एबव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे सही हो गए। मैंने बता दिया आपको जो वेरिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे कि लेसर हिमालय को इनर हिमालय के रूप में हम बात करते हैं तो ये 1500 से 4500 मीटर के बीच में आता है। और हम बात करते हैं अगर शिवालिक की, तो शिवालिक 350 से लेकर 1500 मीटर के आसपास जो है वो आता है। इसको मानक पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे कि धौलाधार को मौलाक पर्वत, शिवालिक को मानक पर्वत के नाम से जानते हैं। हम सबसे दूसरे नंबर के क्वेश्चन से स्टार्टिंग में ही दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, तो ऊना मुख्य रूप से शिवालिक में आता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां जो है वो मुख्य रूप में हिमाचल में ऊना में फॉल करती हैं। टच तो बहुत सारे क्षेत्रों को ये करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलते हैं इन 1882 अ मास मूवमेंट एंड रेवल्ट टुक प्लेस इन नालागढ़ अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर खान। तो बोलते हैं कि 1882 में नालागढ़ में वजीर गुलाम कादिर खान के अत्याचारों के खिलाफ एक जन आंदोलन और एक विद्रोह जो था वो हुआ था। हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो नालागढ़ क्षेत्र था यहाँ पर एक आंदोलन होता है, क्या वो 1882 में हुआ था? अगर 1882 में हुआ था, क्या वो वहाँ पर जो वजीर होते थे गुलाम कादिर खान, उनके अत्याचारों के खिलाफ ही हुआ था? तो ये हमारे पास ये मास मूवमेंट जो था वो हुआ था 1877 के आसपास जो था वो हुआ था, ना कि 1882 के आसपास हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। ये 1877 के आसपास जो था वो हुआ था।
तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। आगे बोलते हैं सेकंड सुकेत रिवॉल्ट विच टुक प्लेस इन 1876 वाज लेड बाय मियां वीर सिंह। अब यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि सेकंड सुकेत रिवॉल्ट जो हुआ था क्या वो 1876 में हुआ था। अगर 1876 में हुआ था और क्या उसका नेतृत्व जो था वो मियां वीर सिंह के द्वारा किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है कि ये जो सेकंड सुकेत रिवॉल्ट हुआ था ये 1876 में ही हुआ था और मियां वीर सिंह के नेतृत्व में ही जो था ये हुआ था। तो हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट। क्यों 1 करेक्ट नहीं है? क्योंकि 1877 में ये जो मास रिवॉल्ट होता है ये नालागढ़ में होता है अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर खान के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट जो है वो होता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो सही हुई। किस तरह से सही हुई, क्यों सही हुई, वो भी हमने जान लिया। ठीक है, इतना यहाँ से याद रखेंगे, ज़्यादा यहाँ से डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि जो वजीर गुलाम कादिर वाला क्वेश्चन है शायद हमने पहले भी पढ़ा है। उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि ये आंदोलन हुआ कहाँ पर था। तो ये आंदोलन नालागढ़ में हुआ था। नालागढ़ को हिंडूर भी बोलते हैं। शायद हमने 1859 भी कहीं पर मेंशन किया हो, परंतु ध्यान रखना है कि 1859 नहीं 1877 हम एग्जैक्टली जो है वो ध्यान रखेंगे। 1877 में जो था ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच अमाउंट अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 2022-23। तो बोलते हैं 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, या फिर रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो भी हम आउटले देखेंगे 2022-23 की, 2022-23 के अकॉर्डिंग जो रूरल डेवलपमेंट के लिए आउटले की गई थी वो 267 करोड़ की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। एग्जैक्टली ये 267.14 करोड़ जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। 2022-23 में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कितनी आउटले जो था वो जारी की गई थी, कितनी आउटले थी किस किस क्षेत्र की, वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ आती हैं, अलाइड सर्विसेज आती हैं, उसके लिए ओवरऑल राशि जो जारी की गई थी वो 907 करोड़ अप्रोक्सीमेटली जारी की गई थी। वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि जो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल है उसके लिए 310 करोड़ रुपया जो था वो जारी किया गया था। वैसे ही हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो था वो 2747 करोड़ रुपया जो था वो जारी किया गया था। 2747 करोड़ रुपया जो था वो जारी किया गया था ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड और ब्रिजेस भी पूछे गए हैं अलग से। तो रोड और ब्रिजेस के लिए जो था वो रोड और पुल जो होते हैं उसके लिए 1361 करोड़ रुपया जो था वो अलग से जो था वो दिया गया था। और वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि जो सोशल सर्विस सेक्टर आता है उसके लिए ओवरऑल जो था वो 3451 करोड़ रुपया दिया गया था। तो इस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट आउटले आपको बता दी। ये एग्जाम में जो पूछे गए हैं, रूरल डेवलपमेंट एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में जो है वो रोड्स और ब्रिजेस का पूछा गया है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का पूछा गया है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज की एक्टिविटीज़ आती हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो वो मैंने सारे मोटे मोटे तौर पर आपको बता ही दिए हैं। वो सारे आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं कि किस सेक्टर के लिए कितनी आउटले जो था वो थी, किस ईयर की हमने बात की वो भी ध्यान रखना 2022-23, क्योंकि ईयर दर ईयर ये आउटले भी जो है वो चेंज होती रहती। अभी 2022-23 का डाटा लेटेस्ट डाटा था, फरवरी से पहले हमारे पास ये डाटा है, फरवरी या फरवरी से पहले का, तो ये लेटेस्ट डाटा है। अभी हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे नया आएगा तो उसमें नया डाटा आ जाएगा, परंतु उसको हम उस टाइम पढ़ लेंगे, वो कोई टेंशन की बात आपके लिए नहीं है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच मंथ सयार फेयर सेलिब्रेटेड इन बकलोह, करसोग एंड सबाथू। तो बोलते हैं कि ये जो सयार कर एक मेला है ये बकलोह में भी मनाया जाता है, कयोंथल में भी करसोग में भी मनाया जाता है और सबाथू में भी मनाया जाता है, परंतु इसको कौन से महीने में जो है वो एग्जैक्टली मनाया जाता है ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो है वो कौन से मंथ में जो है वो मनाया जाता है। हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च कर लेना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स की अपडेट आपको मिलती रहे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, PDF जो भी एग्जाम में आपकी चीज़ें हेल्प करती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहे टाइमली। आज की इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।